एपिसोड 6। मुंबई सिटी। सिद्धांत का फार्म हाउस। अंशिका जैसे ही रिचेश के सर पर डंडा मार वहां से भागने के लिए दरवाजे के तरफ मुड़ती है, सामने सिद्धांत को खड़े देख उसके हाथों से बंदूक छूट फर्श पर गिर जाता है और वो एकदम सहम खड़ी हो जाती है। प्लीज, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना ही मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, फिर तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, अंशिका रो रो कर कहने लगी। तभी सिद्धांत एक डरावनी हंसी हंस देता है और फिर एकाएक चुप होते हुए कहता है, क्या तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है? क्या बात है, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर बोल रही हो कि तुम इनोसेंट हो? खैर, मुझे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अपनी दोस्त को मॉर्निंग में जिंदा देखना चाहती हो तो ये मेरे कैद से भागने का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो और चलो चलकर मंडप में बैठ जाओ। सिद्धांत इतना बोल बस अंशिका को घूरता है, जिससे अंशिका काफी ज्यादा डर गई और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, पर प्लीज मेरी दोस्त को कोई नुकसान मत पहुंचाना। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं करूंगी तुमसे शादी। अंशिका ये बोल अपनी जिंदगी को उस सिद्धांत के हवाले कर चल पड़ी उससे शादी करने के लिए। मंडप में आकर पूरी जिंदा लाश की तरह बैठ गई और बस सामने जल रहे अग्निकुंड को देखने लगी। सिद्धांत भी उसके बगल में आकर बैठ गया और सामने बैठे पंडित को बंदूक दिखाते हुए बोला, पंडित चलो मंत्र पढ़ना शुरू करो और जल्दी से हमारी शादी करवाओ। सिद्धांत के हाथ में बंदूक देख वो पंडित काफी डर जाता है और डरते डरते मंत्र पढ़ने लग जाता है। सिद्धांत ने इतनी शराब पी रखी थी कि उसके मुंह से एकदम शराब की बदबू आ रही थी, जिससे अंशिका को बहुत दिक्कत हो रही थी। वो खुद को किसी तरह रोके बैठी हुई थी और जो हो रहा था वो होने दे रही थी। एक ही बार में अपने साथ इतना कुछ होते हुए देख अंशिका बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये सब सोच सोच कर उसे चक्कर आ गया और वो वहीं बेहोश होने नीचे लेट गई। मुंबई पुलिस स्टेशन। रूहानी अपनी मां शांति देवी के साथ पुलिस स्टेशन आ पहुंची और जोर जोर से इंस्पेक्टर को आवाज देते हुए वो बोली, प्लीज इंस्पेक्टर, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। मेरी दोस्त को किसी ने किडनैप कर लिया है, प्लीज जल्दी मेरी दोस्त को ढूंढ दीजिए। रूहानी बोले जा रही थी पर कोई भी उसकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देता है। ये देख रूहानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो एकदम तेजी में स्टेशन के हेड पुलिस के पास जा उनके टेबल पर अपना जोर से हाथ दे मारती है। एक्सक्यूज मी मिस, ये पुलिस स्टेशन है ना कि आपका घर। जो आप इस तरह से बदतमीजी कर रही है, इसके लिए हम आपको अभी जेल में डाल सकते हैं, समझिए आप। वो हेड पुलिस वाला रूहानी को गुस्से में ये सारी बात बोला, जिसे सुनकर शांति झट से अपने हाथ को जोड़ते हुए बोल पड़ती है, सॉरी सॉरी इंस्पेक्टर, वो दरअसल हमारी बेटी अपनी दोस्त की किडनैपिंग से बहुत ज्यादा परेशान है। ऊपर से बाहर में कोई इसकी कंप्लेन ही नहीं लिख रहा है, बस इसी वजह से ये ऐसे रिएक्ट कर बैठी। ओके, मगर आइंदा आगे से ऐसे करने से पहले सोच लीजिएगा कि ये पुलिस स्टेशन है। खैर, आप बैठिए और ये पानी पहले पीजिए, फिर हमें बताइए कि आपकी दोस्त की किडनैपिंग कहाँ से हुई है। वो कौन था जिसने उसे किडनैप किया? पुलिस के पूछने पर रूहानी वहीं कुर्सी पर बैठ सारी बात उन्हें बताने लग जाती है। मुंबई सिटी। रॉयल पैलेस। अंशिका को अब हल्का हल्का होश आने लगा था। जैसे जैसे उसे होश आए जा रहा था उसका सर बहुत दर्द हुए जा रहा था। वो अपने हाथों से सर को पकड़ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। और जब उसने अपनी आंखें खोली, सामने का नजारा देख वो एकाएक जहां पर लेटी हुई थी उठकर बैठ जाती है और अपने आप को खुद में सीमेटे घबराते हुए चारों तरफ नजरें दौड़ा खुद में बोली, ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो उस मंडप में बैठी थी ना। फिर अचानक से मुझे सर में दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई और अब जब आंखें खुली तो ये कौन सी जगह है? मेरी शादी उस डेविल से हो गई क्या? ये बोलते बोलते अंशिका झट से अपने गले के तरफ देखने लगी और दौड़कर ड्रेसिंग टेबल, वो उसी कमरे में लगा हुआ था, वहां जा खड़ी हो खुद को देखने लगती है। जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखती है, मांग में एकदम लाल सिंदूर भरा, गले में एक बड़ा सा मंगलसूत्र लटके तो वो एकदम बेसुध हो जमीन पर गिर जाती है और अपने आप को दोनों हाथों से सीमेटे सिसक कर रोते हुए बोलने लगती है, उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उसने मुझसे बगैर मेरी मर्जी के शादी कर ली। सच में उसके शरीर में दिल की जगह पत्थर है, वो एक डेविल है। दया और रहम नाम की तो उसमें कोई चीज ही नहीं है। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ, इस नर्क भरी जिंदगी से अच्छा तो यही है कि मैं अपनी ये जिंदगी को ही खत्म कर दूँ। हाँ, मुझे नहीं जीना है ऐसी जिंदगी। अंशिका इतना बोल जल्दी से अपने आप को संभालते हुए खड़ी करती है और चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखने लगती है।
तभी उसे एक कोने में पड़ी रस्सी दिखाई देती है और वो रस्सी पर नजर जाते ही वो दौड़कर उस रस्सी को लेती है और झट से बेड पर चढ़कर उस रस्सी को पंखे में उलझा खुद को फांसी लगाने की कोशिश करने लगती है। पर अभी वो मात्र ये कोशिश ही कर रही थी कि तभी उस कमरे में सामने दरवाजे से सिद्धांत अपने दोनों हाथों को जेब में डाले आ खड़ा हो जाता है और अपने इतने भारी आवाज के साथ कहता है, इतनी सी तकलीफ से डरकर फांसी लगाने जाने लगी मिसेज अग्निहोत्री। उसकी आवाज सुनते ही अंशिका के दोनों हाथ एकदम से रुक गए और आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो सिद्धांत को देख रोते हुए बोलने लगी, प्लीज तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? आखिर में तुम्हें क्या मिलेगा मेरे साथ ऐसा करके? प्लीज मुझे कम से कम मरने तो दो। मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे साथ। अरे तुम तो इंसान के लिबाज में एक डेविल हो जिसके सीने में ना तो डील है और ना ही दया नाम की कोई चीज। मुझे जाने दो इस कैद से। अंशिका रोते रोते सारी बात बोले जा रही थी कि तभी सिद्धांत एकदम तेजी में आगे बढ़ता है और अंशिका का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बेड पर से नीचे खड़ा करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? तुम्हें मौत जरूर दूंगा मैं मिसेज अग्निहोत्री। पर जरा आहिस्ते आहिस्ते। अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से मरने दिया तो फिर मेरे अंदर जो आग जली हुई है उसे कैसे बुझाऊंगा? अभी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होना बाकी है। आज हमारी सुहागरात होने वाली है तो जाओ जाकर जल्दी से अपने ये कपड़े चेंज कर जो बाथरूम में रखी हुई है वो पहन कर आओ। सिद्धांत की बात सुन अंशिका एकदम से हिल गई और वो सिद्धांत को जोर से धक्का देते हुए बोली, तुम मेरे साथ जबरदस्ती और मुझे मजबूर करके शादी किए हो समझे, और नहीं मानती हूँ मैं इस शादी को। खबरदार जो तुमने मेरे साथ जरा भी ऐसी वैसे कुछ करने की सोची तो मेरे करीब भी मत आना समझे तुम। अंशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को सिद्धांत से कैसे बचाए। तभी सिद्धांत एक एक कर अपना कदम अंशिका के तरफ बढ़ाने लगा और अंशिका भी डरे सहमे अपनी कदम को पीछे घिसकाए जा रही थी। अभी वो कुछ ही दूर पीछे गई होगी कि सिद्धांत जबरदस्ती अंशिका को बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आ बिना कुछ बोले उसके दोनों हाथों पर अपनी पकड़ बना लेता है। अपने आप को लाचार देख अंशिका फुट फुट कर रोने लग गई और पूरे कोशिश किए जा रही थी खुद को छुड़ाने का। तभी सिद्धांत डरावनी आवाज में बोला, मिसेज अग्निहोत्री तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगी? चलो मैं तुम्हारे जिस्म के साथ इतनी आसानी से नहीं खेलूंगा, बल्कि एक खेल खेलते हैं। बहुत जल्द ही तुम खुद मुझे अपना ये जिस्म सौंपोगी। ये सिद्धांत अग्निहोत्री का वादा है तुमसे माय डियर वाइफ। इतना बोल वो अंशिका के ऊपर से हट जाता है और कमरे से चला जाता है। एक झटके में जिंदगी क्या से क्या हो गई। अंशिका ये सब स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उस खुले दुनिया से वो एक ऐसे डेविल के कैद में आ गई जिसका दुनिया बस वो चार दीवारी भर था। मुंबई पुलिस स्टेशन। जब रूहानी ने अपने दोस्त के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी तब वो पुलिस वाला रूहानी को तसल्ली देते हुए कहता है, आप घबराएं मत। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी दोस्त को लेकर, पर अब आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि हम आपकी दोस्त को ढूंढने में पूरा पुलिस फोर्स लगा देंगे और आपकी दोस्त को जल्द ही ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक आपको हिम्मत बनाकर रखनी होगी। पुलिस कंप्लेन करने के बाद रूहानी अपनी मां शांति देवी के साथ वापस घर लौटने लगती है, लेकिन जब वो स्टेशन से बाहर निकलती है तो उसे सामने एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है, जिसे देख वो उस तरफ चल पड़ती है। वो मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी एक बड़ी सी काली गाड़ी अचानक से उसके सामने आकर रुक जाती है। उस गाड़ी वाले को अभी रूहानी कुछ कहती उससे पहले ही उस गाड़ी की खिड़की खुलती है और उसमें से कुछ तस्वीरें बाहर फेंक वो कार पूरे स्पीड में आगे निकल जाती है। ये क्या ये तस्वीर? ये कार वाला इस तरह से बीच जगह पर कार को रोककर तस्वीरें क्यों फेंकी? लगता है जरूर कुछ तो है इस तस्वीर में। रूहानी इतना बोल जल्दी से आगे बढ़ उन तस्वीरों को चुन चुन कर उठाने लगी। सारी तस्वीर को उठा लेने के बाद वो जैसे ही उसे पलटाने वाली होती है तभी शांति देवी वहां पहुंच उसे डांटते हुए बोलती है, ये क्या है रूहानी बेटा, इस तरह से कोई चलता है क्या? अगर वो गाड़ी तुझे टक्कर मार देती तो फिर? मुंबई सिटी रॉयल पैलेस। अगली सुबह जब अंशिका की आंख खुली तो वो वापस से खुद को उसी कमरे में कैद देख रोने लगी और 2 दिनों से एक ही कपड़े पहने पहने उसके सारे शरीर भी दुखने लगे थे। एक तो इतना ज्यादा हैवी लहंगा, ऊपर से इतनी सारी ज्वेलरी। अंशिका के पास कोई दूसरा कपड़ा भी तो नहीं था जिसे वो चेंज कर पहन सकती, इसीलिए वो जैसे तैसे खुद को संभलाते हुए उठ खड़ी हो गई और जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर गई, अरे ये क्या, उस डेविल के होते हुए ये दरवाजा कैसे खुला रहा गया? लगता है गलती से ये दरवाजा खुला रह गया है, अभी ही मौका है।
इससे पहले कि वापस से वो खड़ूस टेबल इस दरवाजे को बंद कर दे, मैं जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ, शायद गॉड को अब मुझ पर तरस आ गई होगी। अंशिका इतना सोच छत से कमरे के दरवाजे को खोल वहां से तेजी में निकलती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर चलती है, नीचे बड़े से डाइनिंग टेबल पर ढेर सारा खाना रखे देख और वहीं अपनी शक छिपाए सिद्धांत को वहां पर बैठे देख उसकी सारी उम्मीदें वापस से निराशा में बदल गई। तभी एक ऊंची और भारी भरकम आवाज में सिद्धांत उससे कहता है, माय डियर वाइफ मिसेज अग्निहोत्री, क्या हुआ? भागने की कोशिश हो रही थी? मतलब तुम नहीं मानोगी मेरी बातों को। कोई बात नहीं, जितनी भी मेहनत करनी है तुम आराम से कर लो, पर जब थक जाओ और ये बात समझ में आ जाए कि अब तुम मेरे कैद से आजाद नहीं हो सकती हो, तब आकर नाश्ता कर लेना। सिद्धांत की वो टॉर्चर भरी बातें सुनकर अंशिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर से ही पूरे गुस्से में बोलती है, मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी तुम्हारे ये लोगों को मारकर उनके सुख चैन छीनकर कमाए हुए पैसों से जो ये सब बना है ना कभी भी नहीं खाऊंगी। डरते होंगे तुमसे सारे लोग, पर मैं नहीं डरती हूँ तुमसे, समझे? तुम इंसान नहीं, राक्षस हो, राक्षस। समझे? इतना बोल अंशिका तेजी में वापस से कमरे में चली जाती है। लेकिन उसने जो सिद्धांत की बेइज्जती सारे नौकरों के बीच में कर दी, उस बात से सिद्धांत एकदम से गुस्सा हो गया और जोर से अपने हाथों को टेबल पर पटक खाने वाले प्लेट को ले उसी कमरे के तरफ तेजी में चल पड़ा। सिद्धांत के जाते ही सारे नौकर एकदम डर के मारे आपस में बातें करने लगे। तभी बड़े काका के आंखों में आंसू भर आए और वो अपनी बूढ़ी आवाज में बोले, ये मालिक उस बेचारी इतनी मासूम लड़की को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? आखिर में उस बच्ची ने इनका क्या बिगड़ा है? जब से उसे यहाँ पर लाए हैं उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किए जा रहे हैं। इतना तो पता था कि उनके सीने में दया या रहम जरा भी नहीं है, पर ये बात आज देखकर बड़ी ही हैरानी हो रही है कि वो लड़कियों और औरतों का भी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। बड़े काका की बात सुनकर रामा बोला, क्या बड़े काका, आप भी ना उस इंसान से उम्मीदें लगा लिए जिसका दूसरा नाम ही डेविल है? सर को कोई डेविल शौक से थोड़ी ना बुलाता है। अरे उनकी बढ़ती इन जालिमगिरी की वजह से सभी उन्हें डेविल बुलाना शुरू कर दिए हैं। और आपकी भी भलाई इसी में है कि वो जो भी करे उस लड़की के साथ, आप बस उस सब को अनदेखा करके रहिए। अगर आपने उस लड़की पर दया दिखाने की जरा भी कोशिश करी ना तो फिर शायद आपको डेविल सर के कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। रामा ये बोल वापस से अपने काम पर लग गया। पर उसकी बात का बड़े काका पर जरा भी असर नहीं हुआ और वो अभी भी अपने मन में एक ही बात दोहराए जा रहे थे, भगवान जी बस उस बच्ची को इस शैतान के जुल्मों से बचा लेना, रक्षा करना उस बच्ची का प्रभु। मुंबई पुलिस स्टेशन के बाहर जैसे ही रूहानी उस तस्वीर को उठाती है और उसे पलटने वाली होती ही है कि तभी शांति देविया उसे डांटने लगती है कि इस तरह से कोई गाड़ी के सामने कैसे आ सकता है। लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद रूहानी वापस से उन तस्वीर को पलटने लगती है। और जैसे ही वो उस तस्वीर को देख पाती उससे पहले ही एक तेज और तूफान भरी हवा चलने लगती है। उस तूफान की वजह से रूहानी के हाथों में ली हुई सारी तस्वीरें उससे छूट जाती है और कहीं दूर उड़कर चली जाती है। रूहानी खुद को और अपनी माँ को संभलाने में लगी रहती है। जब एकाएक वो हवाएं चलनी बंद हो जाती है तो रूहानी आश्चर्य से बोलती है, ये हवाएं कैसी थी मम्मा? अचानक से एक पल के लिए आई और उसकी वजह से वो सारी तस्वीरें भी पता नहीं कहाँ उड़कर चली गई और फिर इतना शांत भी हो गई। लगता है शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मैं उस तस्वीर को देखूं। खैर मम्मा, मैं एक बार मंदिर में हाथ जोड़कर आती हूँ। अच्छा रुक रूहानी बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। ये बोल शांति जी भी रूहानी के पीछे पीछे मंदिर चल पड़ी। तभी अचानक से रूहानी एक पत्थर से ठेस कर नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके मुंह से दर्द के मारे अंशु निकल जाता है। मुंबई सिटी रॉयल पैलेस। सिद्धांत वो खाने का प्लेट लेकर एकदम गुस्से में अंशिका के कमरे में चला जाता है और कमरे के अंदर जाकर तेजी में कमरे के पल्ले की छिटकनी लगा अंशिका के बिल्कुल पास आकर बैठ जाता है और गुस्से भरी आवाज में आंखों से घूरते हुए कहता है, अभी तुमने नीचे क्या कहा था? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई सिर्फ इतने ही टाइम में जो तुम मुझे मेरे नौकरों के सामने बेइज्जत करोगी? और क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें ये खाना नहीं खाना है क्योंकि इसमें लोगों का खून शामिल है। ये तो बहुत अच्छा है, अब मुझे तुम्हें ये खाना खिलाने में बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। चलो उठाओ ये प्लेट और खाना शुरू कर दो। सिद्धांत की बात सुनकर अंशिका डरते डरते ही बोली, तुम कुछ भी कर लो पर मैं नहीं खाऊंगी ये खाना। तुम समझते क्या हो खुद को? एक तो मुझे जबरदस्ती इस जगह पर कैद करके रखा हुआ है, ऊपर से मेरे साथ जानवरों वाला सलूक कर रहे हो। मैं अभी भी बता रही हूँ मुझे छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन तुम्हें खुद पर पछतावा हो।
पर तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो उसे सुधारने का। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा प्रवचन देती हो। और ये क्या, तुम्हारे अंदर तो मेरे लिए जो डर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कोई बात नहीं मिसेज अग्निहोत्री, इस कम होते डर को तो मैं वापस से कायम कर लूंगा। पर इस वक्त अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी वो बहन जैसी दोस्त, क्या नाम है उसका? वो, हाँ याद आ गया, रूहानी। उसके जीवन के साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता है। जैसे ही अंशिका ये बात सुनती है वो पूरी तरीके से घबरा जाती है और हड़बड़ा कर वो प्लेटले खाना को जबरदस्ती मुंह में डालने लगती है और साथ में बोले भी जा रही है, प्लीज तुम जो बोलोगे मैं सब करूंगी। मैं ये खाना भी खाऊंगी पर प्लीज तुम मेरी रूह को कुछ भी नहीं करना। अंशिका को इस तरह से तकलीफ में देखकर सिद्धांत को बहुत सुकून मिल रहा था और जब उसका मन भर गया अंशिका को टॉर्चर करके तो वो कमरे के दरवाजे को खोल बाहर निकल गया। उसके चले जाने के बाद अंशिका अपने मुंह में भरी इतना सारे खाना को निकाल जमीन पर फेंक देती है और अपने घुटनों को दोनों हाथों से सिमटे फुट फुट कर रोने लगती है। मुंबई शहर, रूहानी का घर। रूहानी अपनी माँ के साथ मंदिर से वापस घर लौटने के बाद से अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था, बस रह रहकर अंशिका जिस तरह से किडनैप हुई उसके आंखों के सामने वो दृश्य याद आए जा रहे थे और उसे सोच सोच वो बहुत दुखी हो रही थी। तभी दरवाजे को खोलकर शांति जी अपने हाथों में एक प्लेट में कुछ फल काटकर कमरे में आते हुए बोली, बेटा रूहानी, कब तक आखिर में तुम इस तरह से भूखी प्यासी बैठी रहोगी? मैं जानती हूँ कि तुम अंशिका को अपनी बहन मानती थी और उससे प्यार भी बहुत ज्यादा करती हो, पर क्या अगर तुम इस तरह भूखी रहोगी तो उससे अंशिका मिल जाएगी। शांति की बात सुन रूहानी उनके तरफ देखते हुए बोलती है, मैं क्या करूं मम्मा, मुझे रह रहकर वो ही सिन याद आए जा रहे हैं। किस तरह से वो नकाबपोश आदमी अंशु को मेरे आंखों के सामने उठाकर ले चले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, सारी गलती मेरी ही है। काश कि मैंने अंशु को वो तस्वीर लेने भेजा ही ना होता तो आज मेरी दोस्त मेरे पास होती। रूहानी ये सब बोलते बोलते शांति जी के गले से जा लगती है और उनके कंधे पर अपना सर रख मायूस चेहरे के साथ कहती है, मम्मा मेरी अंशु ठीक तो होगी ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना होगा? नहीं रूहानी बेटा, देख लेना तेरी दोस्त तुझे बहुत जल्द ही मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल सही सलामत। रात का समय, रॉयल पैलेस। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। बिल्कुल सन्नाटा भरा था चारों तरफ। अंशिका दिन भर उस कमरे में बैठे बैठे परेशान हो गई थी। जब उसने दरवाजे के तरफ अपना सर घुमाया तो कमरे के दरवाजे को खुले देख ना जाने उसके दिमाग में क्या आया और वो बिना कुछ सोचे समझे झट से उठ खड़ी हो गई और तेजी में चलते हुए कमरे से निकल जाती है। जब वो उस कमरे से बाहर निकलती है तो पूरे घर में पसरे सन्नाटा को देख मन ही मन घबराते हुए कहती है, अगर मैं इस तरह से यहाँ पर कैद रही तो वो डेविल मुझे इसी तरह टॉर्चर करता रहेगा और फिर मेरी दोस्त की जान भी तो खतरे में पड़ी रहेगी। मुझे यहाँ से किसी भी तरह भागना ही होगा। इस वक्त लगता है वो डेविल यहाँ पर नहीं है। यही मौका सही है, मैं पूरे घर में देखती हूँ, कहीं से तो बाहर निकलने का रास्ता होगा ही। अंशिका इतना बोल अपने भारी भरकम लहंगे को दोनों हाथों से हल्का सा उठा लेती है और जैसे तैसे खुद को संभलाते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। चूंकि अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे सामने कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बढ़ती रहती है। अभी वो कुछ कदम ही चली होगी कि तभी वो किसी से जा टकराती है और खुद को ना संभाल पाने की वजह से उसे लेकर जमीन पर गिर जाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी ये स्टोरी सुनने में अच्छी लग रही होगी। आज के एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की स्टोरी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब एक के लिए आप सभी सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी नॉवेल डेविल की इनोसेंट वाइफ।